हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत को स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आगे हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, दैट इज ओम्स लॉ। इसे आप बोलते हैं ओम का नियम। ठीक, साइमन ओम ने ये लॉ दिया था। देखिए, इस लॉ में ये कहा गया है, सपोज करिए ये कोई कंडक्टर वायर है, चालक तार है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, अब एक टर्मिनल या सिरा इसका ए ले लिया और एक टर्मिनल या इसका सिरा हमने बी ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज V, एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इन दोनों के बारे में ये लॉ दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर आर कांस्टेंट। मतलब कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है V और जो उसमें बहने वाली धारा है उसका अनुपात नियत होता है, समान होता है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो। इफ द फिजिकल कंडीशन does not change of a conductor, then ratio of potential difference between two points and the current is remain constant। यदि चालक की भौतिक दशाएं ना बदलें तो उसमें दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है और जो रेशियो अनुपात करंट का है वो हमेशा आपको रिमेन, हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यानी फॉर्मूला बना V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने गौर किया होगा, मैंने यहाँ पर बोला था कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर डज नॉट चेंज, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, इट मीन्स ये था कि प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह ना चेंज हो, ताप दाब, समझ रहे, प्रेशर, टेम्परेचर, ताप दाब वगैरह ना बदले, तब V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम लोग शो करते हैं R से। इससे शो करते हैं R से। R मीन्स रेजिस्टेंस, R मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, जिसको कि हम R से शो करते हैं। और इसको सर्किट में दिखाने का जो सिंबल है वो है इस तरीके से, दिस इज रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में तुम्हारे घर में जो पंखा है, बल्ब है, रॉड है, फ्रीज है, ये सब रेजिस्टेंस है। दे आर प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। ये धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, तभी तो ये चलते हैं। तो पंखा और बल्ब को ना दिखाकर उसका एक सिंबल बना दिया गया है ये। और ये R जो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट यानी कि इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक बच्चों लिया जाता है ओम। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओम। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओम। तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। इफ in a conductor physical condition does not change, then the ratio of potential difference between 2 points
and the current is remain same, V upon I is equal to constant। constant का मतलब होता है नियत, नियत मतलब जो ना बदले। फिर बाद में इसको क्या कहा गया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध R, और प्रतिरोध रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों, ओम। इज इट क्लियर? तो ये हमारा ओम्स लॉ था। अब यहाँ पर हमें इस लॉ को ग्राफ के साथ देना है, इस लॉ को ग्राफ के साथ देना है। तो देखिए ये लॉ ग्राफ में कैसे शो करेगा, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर लिया है, क्या लिया है, विभवांतर, ठीक, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमने करंट लिया है इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो ये लॉ क्या कह रहा है, V और I का रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट सेम हो, मतलब जब ये इस तरीके से होगा तो आप देखिए किसी भी पॉइंट पर जितना V है उतना I है, जितना V है उतना I है, तभी तो कांस्टेंट हुआ, तभी तो एक जैसा रहा। तो ये इसका ग्राफ है जिसको कि हम बोलते हैं R, रेशियो V और I का रेशियो, V और I का अनुपात कांस्टेंट था, जिसे रेजिस्टेंस कहा गया। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बच्चों कुछ बातें आपको और समझानी है, वो ये है कि जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये किस पर डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई के। आप जितना लंबा वायर लोगे उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध होगा, समझ रहे? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। आप लंबा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। छोटा तार लेंगे, लेंथ कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस इज लेस। बट सेकेंड थिंग इज दैट R is inversely proportional to area of conductor or wire। जो प्रतिरोध है वो तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल से मतलब है कि मोटा तार या पतला तार, ठीक, सिंपल सी बात है। अगर तार का एरिया ज्यादा है यही तार मोटा है तो मोटे तार का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है वो क्या होगा, वो मिनिमम कम होगा, होगा ना। अगर आपने सर्किट में ज़्यादा एरिया मोटा वायर लगा रखा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब इस बात को इस तरह देखिए, अगर आपने पतला वायर लिया है, थिन वायर लिया है जिसका एरिया मिनिमम है, मतलब कि वायर पतला है, तो R क्या हो जाएगा, R मैक्सिमम हो जाएगा, यानी पतले तार का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है वो मैक्सिमम होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समान संबंध है और R से इनवर्स व्युत्क्रम रिलेशन है। अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल। तो बेटा देखिए फिजिक्स में तो एक्चुअली में यहाँ पर प्रोपोर्शनल आया था, जो फिजिक्स में लैब में रिलेशन निकाला गया वो तो ये था। मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए हमको यहाँ इक्वल लगाना पड़ता है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल लगाते हैं तो संबंधों में कुछ कमी बेसी आ जाती है, समझ रहे बात को। तो वो जो कमी बेसी होती है उसको लैब में निकाल कर रखा जाता है और उसको बोला जाता है कांस्टेंट, नियतांक। तो यहाँ पर जो नियतांक लगेगा वो है रो, क्या बोलेंगे इसको, रो, L अपॉन A। क्या बन गया मैथमेटिकली फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या चीज है बच्चों, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। इज इट क्लियर? तो ये हमने
इसका एक मैथमेटिकली रिलेशन निकाला कि R किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू L, बट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप समझ गए होंगे, लंबा तार है तो उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा, स्मॉल वायर है तो उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होगा, मोटा वायर है तो कितना रेजिस्टेंस देगा, पतला वायर है तो वो कितना रेजिस्टेंस देगा, इसको रिलेशन से देख रहे हो। फिर जब हमने यहाँ पर इक्वल लगाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट को क्या बोला गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और वायर किस पर डिपेंड करता है, किसी तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और कैसा होता है, समानुपाती होता है। दूसरा क्या किस पर डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज इट क्लियर? तो ये नोट्स आपको तैयार करना है और ग्राफ को साफ सुथरा बनाया जाता है। ग्राफ समझ गए थे? ग्राफ क्या था, V और I का डिवीजन, और डिवीजन कैसा था, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मिला आपको, कांस्टेंट, उसको क्या बोला, R, इधर भी उतना इधर भी, यानी दोनों तरफ ये इक्वल है। तो ये आपको आज नोट्स तैयार करना है। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है आप तुरंत डिस्कस करिए, बात करिए और पूछिए। इज इट क्लियर? फिजिक्स डिस्कशन से आती है। बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, लेकिन अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल दैट स्टूडेंट्स अ बेटर रिस्पॉन्स फॉर माई लेक्चर। एक अच्छा रिस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इसको पूरा करते हैं। ओके।